वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मोदी कैबिनेट 3.0 का हुआ गठन। कैबिनेट में दिग्गज नेताओं को मिली है अहम जगह। अमित शाह को मिला गृह मंत्रालय का जिम्मा, राजनाथ सिंह को एक बार फिर रक्षा मंत्रालय का जिम्मा। तो वहीं निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है और नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ ही अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादातर नेताओं के पास जो भार हैं वो पुराने ही हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है दोबारा से, और वहीं राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। निर्मला सीतारमण को भी वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। यानी कि ये वो दिग्गज नेता हैं जिनके पहले से ही ये मंत्रालय चले आ रहे हैं और एक बार फिर उन्हें उन्हीं मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, जबकि अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इससे पहले वो कपड़ा और टेक्सटाइल मिनिस्टर थे और उनकी मिनिस्ट्री में बदलाव किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है और दिग्गजों को उन्हीं के पद वापस किए गए हैं। तो आपको बता दें, मोदी कैबिनेट 3.0 का ये नया अध्याय होगा और ऐसे में सभी दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह को गृह मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है और राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। तो वहीं निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। तो बड़े दिग्गज नेता हैं ये लोग और नितिन गडकरी को भी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री की ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट में दिग्गजों को जगह दी गई है और ज़्यादातर नेताओं के जो मंत्रालय हैं वो रिपीट किए गए हैं। राजनाथ सिंह के पास पहले भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी थी और एक बार फिर उनको रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किनके पास कौन से डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं और किस तरह से अपने कामों को लेकर अब तैयार भी हैं नेता? विशाल, देखिए, मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका शुभारंभ हो गया है। कल जो है कैबिनेट का विस्तार हुआ। कैबिनेट बैठक के बाद जिस प्रकार लगातार मंत्रियों को जो है उनके पद बांटे गए और उसी में जो हमने देखा कि पूर्ववर्ती जो पद हैं वो दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की हम बात करें तो अमित शाह को वो पद दिया गया है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है। मैं बात करूं HRD मिनिस्टर, वो भी मनसुख मांडविया के पास है। ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके पास वो पद है। CCL की अगर मैं बात करूं तो CCL के पद जो है भाजपा ने अपने खेमे में रखे हैं। वहीं विपक्ष जो अन्य सहयोगी दल NDA के हैं उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो 5 सीटें भाजपा की झोली में यहाँ से गई थी और ऐसे में जो है अजय टम्टा जो अल्मोड़ा सांसद हैं उनको सड़क एवं परिवहन का राज्य मंत्री उनको बनाए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा ने जो समीकरण साधे हैं वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल पर सटीक बैठते हैं और पूरे सभी को संतुष्ट करने की कोशिश यहाँ पर भाजपा ने जरूर की है। अच्छा हिमांशु, जिस तरह से ये देखा भी जा रहा था कि ज्यादातर जो मंत्री हैं उनके जो मंत्रालय थे उनको रिपीट किया गया है, तो इससे क्या संदेश भाजपा देना चाहती है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए, हमने देखा है कि ज़्यादातर जो मंत्रालय हैं वो लगातार रिपीट हैं, चाहे गृह मंत्रालय हो, क्योंकि CCL के जो मंत्रालय हैं वो अहम मंत्रालय केंद्र में हो जाते हैं। CCL को जो कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो या जिसका बहुमत या सबसे बड़ी पार्टी जो चुनाव में बनकर निभरी हो वो CCL के पद अपने पास रखना चाहती है। और ऐसे में भाजपा ने वो काम भी किए हैं, क्योंकि CCL के जो पद पहले दिग्गज नेताओं के पास थे उसमें गृह मंत्रालय की मैं बात करूं अमित शाह के पास था, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास था, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास था, विदेश मंत्रालय S जयशंकर के पास था। तो ऐसे में जो CCL के पद हैं वो रिपीट भाजपा ने किए हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के पद को भी यहाँ पर रिपीट किया। मनोहर लाल खट्टर जो हैं उनको शहरी
एवं ऊर्जा मामले दिए गए हैं। HD कुमार स्वामी जो JDS के नेता हैं उनको भारी उद्योग एवं इस्पात दिया गया है। पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि जो शिक्षा मंत्री भी थे उनको शिक्षा दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो मंत्रालय इस समय बांटे गए हैं वो एक बेहतरीन सूझबूझ के साथ। शिवराज सिंह चौहान क्योंकि मध्य प्रदेश के लंबे समय से मुख्यमंत्री थे और वहां से उनकी वापसी अब केंद्र में कर दी गई है, तो उनको कृषि मंत्रालय यहां पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपने ही हाथों में जो है NDA की कमान इस समय भाजपा ने संभाली हुई है और लगातार जो अपने दिग्गज नेता हैं उनको पद दिए हैं। इसी के साथ JDS के HD कुमार स्वामी जो हैं उनको लोहा इस्पात दिया गया है। ललन सिंह जो JDU के नेता हैं उनको पंचायती राज दिया गया है। जीतन राम मांझी जो HAM के नेता हैं उनको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिया गया है। राम मोहन नायडू जो है TDP के नेता उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। तो ऐसे में तमाम जो नेता है, चिराग पासवान जो है LJP के नेता हैं उनको खाद्य प्रसंस्करण विभाग यहाँ पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस ओर जरूर कोशिश कर रही है कि अपने सहयोगी दलों को भी नाराज ना किया जाए और मंत्रालय जो है उनका बेहतरीन ढंग से बंटवारा यहाँ पर किया जाए। अच्छा हिमांशु, क्योंकि मोदी की पहली कैबिनेट हो चुकी है और पहली कैबिनेट में कई तरह के विषय भी आए, क्या कुछ खास रहा इस पहली कैबिनेट में? जी बिल्कुल, कैबिनेट का जो बैठक हुई थी उसमें भारत का जो आर्थिक विकास, क्योंकि लगातार मोदी सरकार इस बात को कहती आई है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 2028 तक भारत को बनाएंगे। चाहे GDP जो है भारत की उसको भरेंगे, भारत में जो बाह्य निवेश है उसको जो है भारत में लाएंगे और जो अर्थव्यवस्था है आर्थिक रूप से भारत को सक्षम बनाने की बात यहाँ पर जरूर उभरी है। इसी के साथ सड़क परिवहन में किस प्रकार बेहतर काम हो उसके ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है और जो नया जब इसके बाद जो तुरंत संसदीय सत्र होगा उसमें किस प्रकार सरकार अपनी पेशकश करेगी, क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार है, भाजपा 240 सीटों में अटकी हुई है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश सरकार कर रही है और बैठक में भी ये बात निखर कर सामने आई है कि संसद में किस प्रकार से जो है सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए, जो बिल आएंगे उनमें किस प्रकार से आपसी दलों के सहयोग बनाया जाए। और विशेषकर एक बिल जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसको लेकर सरकार बेहद चिंतित है और लगातार उसको पेश करने के बाद संसद में कह रही है। तो इसके लिए भी लगातार प्रयासरत है। भाजपा ने उस पर भी लगातार मंथन इस समय केंद्र सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी। इसके बाद हालांकि अन्य कैबिनेट बैठक होगी, उनमें क्या फैसले निखर कर आते हैं वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में इन दिनों एक ऐसी फिल्म पर चर्चा की जा रही है जो कि लगातार विषय बना हुआ है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो इस फिल्म से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीठी ये फिल्म है। तो मिलेट्स को लेकर यह फिल्म बनाई गई है और ऐसे में मिट्टी के उत्पादों पर केंद्रित ये फिल्म है। उत्तराखंड के अनाजों को प्रचारित करना इसका उद्देश्य भी है और जोरों पर इस मीठी फिल्म की चर्चाएं जारी हैं। तो आपको बता दें ये फिल्म है मीठी और ऐसे में मिट्टी के उत्पादों पर भी ये केंद्रित है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को भी दर्शाती है और ऐसे में इस फिल्म पर इसकी चर्चाएं जोरों शोरों से जारी है। और मुरादाबाद से बड़ी खबर, एक बार फिर बलात्कार के मामले में फंसा अब्दुल्ला पठान। लंबे समय से गोरखपुर की युवती से कर रहा था यौन शोषण। युवती ने लगाया है गैंगरेप का आरोप। भाई अब्दुल मलिक समेत अब्दुल्ला पठान पर बलात्कार का आरोप। फर्जी दवाखाना संचालित करने के मामले में हो चुकी है कार्रवाई। सोशल मीडिया पर फेमस है अब्दुल्ला पठान। मशहूर देसी दवाखाना चलाता है अब्दुल्ला पठान
और पीड़िता के साथ बंद कमरे में बनाई रील भी हो चुकी है वायरल। तो पीड़िता ने एसएसपी को पत्र देकर कार्रवाई की मांग भी की है। कुंदरकी थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। ये मुरादाबाद का एक अब्दुल्ला पठान है जो पेशे से यूट्यूबर और डॉक्टर है, हकीम। तो उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ गोरखपुर से काम करने के लिए अपने हॉस्पिटल पे। तो काम तो मैंने करी 4-5 महीने, लेकिन वो फिर मेरे साथ गलत काम करने लगे और बोले मुझे शादी करने के लिए। तो काफ़ी सालों से मुझे यूज़ कर रहे हैं और शादी का झांसा देके, और इस बीच में 2-3 बार प्रेग्नेंट भी हुई। मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ वही नहीं मेरे साथ ज्यादती किया, उसका भाई भी है जिसका नाम अब्दुल मलिक है, वो भी मेरे साथ 1-2 बार, उसने भी 2 बार मेरे साथ किया गलत काम। कानपुर महापौर प्रमिला पांडे द्वारा नगर निगम मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही शहर की समीक्षा भी की गई। बैठक में महापौर ने नालियों की सफाई के संबंध में जोनल स्वच्छता अधिकारियों द्वारा शहर की सफाई और सौंदर्यीकरण में लापरवाही बरतने वाले सफाई कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए हैं। इस बैठक में नगर आयुक्त शिव शरणप्पा, जीएन, अपर नगर आयुक्त समेत दर्जनों अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ बैठक किया और किस तरीके से नाले की सफाई या गली पीट की सफाई या शहर में किस तरीके से सफाई है, सबके बारे में अपने अधिकारियों को जानकारी ली। जानकारी अच्छी मिली और फिर मैं परसों फिर एक इंजीनियरिंग विभाग और अपने स्वास्थ्य विभाग के साथ फिर बैठक करूंगी, क्योंकि उसमें बड़े नाले का भी हमारे पास खाका आ जाएगा, छोटे नाले का भी आएगा, गली पीट का भी आ जाएगा। तो जिससे इस बार हमने पिछली बैठक जब की थी तो हमने अपने तीनों स्वास्थ्य अधिकारियों से, नगर आयुक्त से बोला था कि इस बार नाला सफाई जल्दी से चालू हो जाएगी, तो बरसात से पहले क्या कहते हैं नाला साफ। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे किनारे बने अवैध स्विमिंग पूल पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बिना मानक और पंजीकरण के स्विमिंग पूल को सील भी किया गया है। नोटिस देने के बाद भी बिना मानकों के अवैध स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट और क्रीड़ा अधिकारी ने टीम के साथ पहुंचकर ये कार्रवाई की है। जिले भर में अन्य स्विमिंग पूल संचालन को भी चिन्हित कर नोटिस दिया गया है। कुछ देखा गया कि स्विमिंग पूल में अवैध स्विमिंग पूल चल रहे थे, जबकि शासनादेश के अनुसार उनका पहले पंजीकरण होता है और बिना पंजीकरण के चल रहे थे। और जो उसके सुरक्षा नॉर्म्स होते हैं, हर एक स्विमिंग पूल की कुछ दिशा निर्देश होते हैं और शर्तें होती हैं। जिन स्विमिंग पूल द्वारा वो शर्तें नहीं पूरी की गई थी उनको नोटिस पहले दिया गया था, इसके बाद भी नहीं पूरी की गई तो उनको आज सील कर दिया गया। जिले में और भी इस तरीके के स्विमिंग पूल? हाँ, उनका सभी का चिन्हीकरण हो रहा है और उनको नोटिसें दी जा रही हैं, और उनके भी अगर वो अवैध पाए गए और उनके द्वारा पंजीकरण नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।